हैं कि इसका सूत्र क्या है। इसका सूत्र है न व्ययो भवति सह अव्ययः। उनमें जब शुरू में कोई उपसर्ग लग जाता है तो उपसर्ग लगने से पूरा का पूरा शब्द ही अव्यय हो जाता है। वो क्यों? हरि के कितने रूप हो गए ना, विभक्तियों के अनुसार इसके रूप बदलते रहते हैं, लेकिन जब अधि लग गया तब ये पूरा का पूरा शब्द अव्यय बन गया। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है। तो बच्चों, आज हम अव्ययभाव समास के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अव्ययभाव समास सीखने से पहले पिछले वाले वीडियो पे थोड़ी सी नज़र डाल लें। पहले हमने सीखा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भेद, कर्मधारय, द्विगु और नंच, इसके बारे में हमने विस्तार से बात की थी। इसका लिंक मैं इसमें दे दूंगी, आप उसमें से दोबारा से देख सकते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद विशेषण के रूप में होता है और उसी के आधार पर हमें विशेष्य भी पता चलता है, यानी विशेषण और विशेष्य दोनों एक साथ आते हैं। कर्मधारय में जिसमें कर्म को धारण किया हुआ है, द्विगु में जिसमें गिनती वाले गुण होते हैं यानी संख्यावाची विशेषण होता है, और नन तत्पुरुष में नहीं वाले उपसर्ग लगे होते हैं, यानी कि जिसमें अ उपसर्ग के रूप में लगा हुआ हो वहाँ नन तत्पुरुष होता है। अब आगे देखो कि द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में एक तरह से एक दूसरे के विलोम होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जैसे कि अखाड़े में दो टीम होती हैं, दोनों आमने सामने होते हैं, दोनों का मुकाबला होता है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के पूरक भी होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसमें से कोई एक ना हो तो इसमें दूसरा अधूरा रह जाता है, दूसरे का काम नहीं चलता, यानी दोनों का होना जरूरी होता है। दोनों पद होंगे तभी वो अपना कार्य कर पाएंगे, मुकाबला होगा, प्रतिस्पर्धा होगी। अब बहुब्रीहि समास में हम देखें कि इसमें शब्द बहुत सारे होते हैं, लेकिन सभी के सभी शब्द विशेषण के रूप में आए हुए होते हैं। विशेषण के रूप में जब आते हैं तो यानी कि हमें विशेष्य ढूंढना पड़ता है, और विशेष्य उसमें होता नहीं है। विशेष्य को हमने पहचान के रूप में ढूंढना पड़ता है, यानी विशेषण वाले शब्द पहचान के रूप में होते हैं, उसकी पहचान करके हमें विशेष्य को ढूंढना होता है। यानी कि यहाँ पर बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, और जो पद प्रधान होता है वो वहाँ पर होता ही नहीं, उसे हम क्वेश्चन मार्क के रूप में ढूंढते हैं। समास की बस यही विशेषता है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। आज हम सीखेंगे अव्ययभाव समास क्या होता है। अव्ययभाव समास हमने हिंदी में तो बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, सीखे भी हैं, लेकिन संस्कृत में इसका कैसे उपयोग होगा, इसकी परिभाषा क्या है और इसके सूत्र क्या हैं और इसको कैसे समझा जाए, इसका समास कैसे बनाया जाए, ये सारी बातें आज हम समझेंगे। अव्ययभाव समास, सबसे पहले तो इस शब्द में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है, ये समझ लो। अव्यय का मतलब अ प्लस व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च होना, और अ का मतलब होता है नहीं, यानी जिसमें से कुछ भी खर्च नहीं होता, यानी जो शब्द जैसा है वैसा का वैसा ही प्रयोग में लाया जाता है, जहाँ वहाँ अव्यय, उसे अव्यय बोलते हैं। और आपने देखा है कि जितने भी शब्द, मूल शब्दों में जब हम उपसर्ग और प्रत्यय सीखते हैं, है ना, जितने भी मूल शब्द होते हैं उनमें जब शुरू में कोई उपसर्ग लग जाता है तो उपसर्ग लगने से पूरा का पूरा शब्दांश ही अव्यय हो जाता है। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि जो शब्द उपसर्ग के रूप में लगा है, मूल शब्द में जो भी शब्दांश उपसर्ग के रूप में लगा होता है वो पूरा का पूरा शब्द ही अव्यय हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो उपसर्ग है वो ही अव्यय होता है। जितने भी उपसर्ग होते हैं वो सब अव्यय होते हैं। अव्यय का मतलब जो कभी खर्च नहीं होता, जिसमें से कुछ भी घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, जो शब्द जैसा है वैसा का वैसा ही प्रयोग में लाया जाता है, उसे अव्यय भाव कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका सूत्र क्या है। इसका सूत्र है न व्ययो भवति सह अव्ययः, यानी जो व्यय नहीं होता है वही अव्यय है।
इतनी बात क्लियर हो गई ना। जो व्यय नहीं होता वही अव्यय है, अर्थात जिसमें से कुछ व्यय ना हो वही अव्यय है। अब इसकी परिभाषा क्या कहती है? जिस समास विधि से कोई पद अव्यय बन जाए, समास विधि से कोई पद अव्यय बन जाए उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, है ना। यानी कि जिस अभी बताया था कि जो भी पद किसी मूल शब्द में लग जाता है और उपसर्ग के रूप में लगता है, तो जब समास बनाते समय जब कोई पद या हम कहें कि शब्दांश शुरू में लग जाता है, किसी शब्द के शुरू में लग जाता है, तो वो पूरा का पूरा शब्द ही अव्यय बन जाता है। क्योंकि जो पद हमने शुरू में लगाया है, जो शब्दांश हमने शुरू में लगाया है, वो अव्यय होता है और जब किसी शब्द में लगता है तब उसे हम उपसर्ग का नाम दे देते हैं। उपसर्ग ही अव्यय होते हैं, उपसर्ग ही अव्यय होते हैं। अब अव्यय में ही देखो अ उपसर्ग लग गया तो पूरा का पूरा शब्द ही अव्यय हो गया, है ना। इसी तरह से देखिए उदाहरण देख लेते हैं कि उदाहरण में अधिहरि लिखा है, अधिहरि। तो अधिहरि का जो पूर्व रूप है ये क्या है? उपसर्ग लगा है। और वैसे हरि जो है ये शब्द अन्व्यय है, यानी कि ये अव्यय नहीं है, लेकिन जब इसमें अधि उपसर्ग के रूप में लग गया तब ये पूरा का पूरा शब्द ही अव्यय बन गया। यहाँ पहला पद अधि है जो अव्यय है, यानी दूसरा पद अन्व्यय है, यानी कि अव्यय नहीं है। परंतु अधि नामक अव्यय उपसर्ग के रूप में जब हरि से पहले लग गया तब पूरा पद ही अव्यय हो गया, तब पूरा पद ही अव्यय हो गया। ये बात समझ लो, इस उदाहरण से हमें समझ में आ जाएगा कि अव्यय भाव समास कब होता है। अव्यय हो गया अर्थात अधिहरि अव्यय भाव समास का एक उदाहरण बन गया। यहाँ हरि शब्द जो है ये मूल शब्द है, लेकिन यहाँ तक जब तक अधि नहीं लगा था तब तक हरि शब्द जो है ये साधारण शब्द था, यानी कि ये अव्यय नहीं था। यानी इसके रूप चेंज हो सकते हैं, क्योंकि हम जब शब्द रूप में रखते हैं, शब्द रूप बनाते हैं किसी शब्द का, तब हरि के कितने रूप हो गए ना, विभक्तियों के अनुसार इसके रूप बदलते रहते हैं। लेकिन जब अधि लग गया तब ये पूरा का पूरा शब्द अव्यय बन गया। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ये बात क्लियर है। जब उसमें अधि नामक उपसर्ग लग गया या किसी भी शब्द में कोई भी उपसर्ग लग जाता है तब वो पूरा का पूरा शब्द ही अव्यय बन जाता है, क्योंकि उपसर्ग भी अव्यय ही होता है। उपसर्ग तब तक उपसर्ग नहीं कहते जब तक कि वो अलग रखा हुआ है। जब किसी शब्द के साथ जुड़ जाता है, शब्द से पहले लग जाता है, तब वो उपसर्ग बन जाता है और उपसर्ग लगने के कारण पूरा का पूरा शब्द ही अव्यय बन जाता है। ये बात आप समझ लो। अब हम चलते हैं उदाहरण की तरफ।